वो जानता था मेरीन का कैंसर आखिरी स्टेज पर है और ये हालत जानलेवा साबित हो सकती है, बल्कि होगा। इस हकीकत पर यकीन करने को इसने खुद को तैयार किया था, ना तैयार करने की कोशिश की थी। इसका अभी अभी ख्याल था कि शायद मेरीन को बचाने की कोई सूरत निकल आए, शायद कोई मौजज़ा हो जाए, शायद कोई अनहोनी रुनुमा हो जाए। मगर इसके चाहने के बावजूद भी ऐसा कुछ न हो सका। कपड़े तब्दील किए बगैर वो मैच के खात्मे के बाद इसकी सरकारी रहायशगाह पर इससे मिलने गया तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, कुछ भी न बचा था। मेट ने इससे कुछ कहे बिना अंदर कमरे में जाने दिया तो वो बोझल कदमों दिमाग के साथ अंदर चला गया। इसका दिल कह रहा था कि आज कुछ होना है और कुछ होकर रहेगा, और वो कुछ हो चुका था। बिस्तर पर लेटी मेरीन के करीब कुर्सी पर डॉक्टर बैठा था, जबकि एक नौकरानी और एक मेड दाएं जानब खड़ी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सिवाय मेरीन के इन तमाम नफूस ने मुड़कर देखा था। रियान ने दरवाज़ा अपने पीछे बंद किया और खामोशी से धीरे धीरे चलता हुआ इनके करीब आ गया। क्या हुआ है मेरीन को? सवालिया निगाहों से फ्रांसीसी डॉक्टर का चेहरा देखते हुए इसने पूछा। तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी मैडम की, डॉक्टर के बजाय नौकरानी ने जवाब दिया। हमने फ़ौरन मिस्टर आई को इतला दी, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। फिर मैंने खुद डॉक्टर को बुला लिया, मगर वो फिक्रा अधूरा छोड़कर रोने लग गई। वो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। इसे लगा वो कभी हिल नहीं सकेगा, कभी हरकत नहीं कर पाएगा। इसे लगा वो पत्थर का बुत बन चुका है। मरने से पहले मिसेस आयर ने अपने बेटे से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर जब तक मेड जिब्राइल आयर को लेकर आई वो इंतकाल कर चुकी थी। डॉक्टर ने अपने जूतों को देखते हुए बताया। आप प्लीज़ इस कमरे से चले जाएं। रेहान ने इल्तिजा की थी और ज़िंदगी में पहली बार इसने यूं बेचारगी से इल्तिजा की थी। नौकरानी ने आंसुओं के दरमियान कुछ कहना चाहा, मगर डॉक्टर ने हाथ उठाकर रोक दिया और बाहर चलने का इशारा करके खुद अपनी नशिस्त से उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। जब कमरा खाली होगा तो रियान ने एक नज़र मेरीन पर डाली, जिसके चेहरे पर कंबल था, और आगे बढ़कर इसके चेहरे से कंबल उतारा। इसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद था और गर्दन एक तरफ को डलकी हुई थी। रियान ने अपना हाथ बढ़ाकर इसके माथे को छुआ। वो यूं था जैसे बर्फ हो, यख ठंडा। इसने देखा इसके माथे पर रखी इसकी उंगलियां हौले हौले लरज रही थी। अपना हाथ अब इसने मेरीन के दाएं और फिर बाएं गाल पर रखा, वो भी आइसबर्ग की तरफ। फिर इसने इसका दायां हाथ थाम लिया और दोजानों बैठकर बेड के साथ लगकर ज़मीन पर बैठ गया। मेरीन, इसने धीमी आवाज़ में अपने बचपन की साथी को पुकारा, मगर वो वहाँ खामोशी थी। जवाब दो, बेशक हमेशा की तरह कोई आउटस्टैंडिंग किस्म का जवाब मत देना, मगर कम अज़ कम इतना तो बता दो कि इससे कुछ कहा ना गया। कोई चीज़ हौले हौले इसके चेहरे को गीला कर रही थी। मेरीन, देखो, तुम्हें मेरा यूं तुम्हारा नाम पुकारना बुरा लगता था ना? देखो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकार रहा हूँ। मेरी एने फैटोना आयर, प्लीज़ उठ जाओ। मैं वो वक्त वापस लाना चाहता हूँ जब हम शरारतें करते थे, बच्चों के बैग्स में मरे हुए कीड़े मकोड़े डाल देते थे, रबड़ के चूहों और सांपों से जूनियर्स को डराते थे। फुटबॉल मैचेस के दौरान मुझे सपोर्ट करने के लिए तो मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों की आंखों में आईने के ज़रिए रोशनी मारती थी। अपने से पंगा लेने वालों को सीधा कर देते थे। जो हमारे साथ बुरा करता था इसे सबक सिखा देते थे। मगर आज मैं तुम्हारी मौत का बदला किससे लूँ, किसको सबक सिखाऊँ? इसने इसका सर्द हाथ आहिस्ता से चूम लिया। इसके चेहरे पर बहते आंसू मेरीन की उंगलियों को नम कर चुके थे। तुम्हें याद है मेरीन, हमने केमिस्ट्री के टीचर से एक मजाक किया था। मैंने कहा था मैं क्रिकेट बनूंगा और सब कितना हंसे थे। डैनियल ने कहा था वो फुटबॉलर बनेगा और सब इससे भी ज़्यादा हंसे थे। फिर तुमने कहा था अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो मरीज़ बनकर डॉक्टर्स की खिदमत करोगी। और इस वक्त हम चारों पर खुदा हंसा था। इसने मेरीन का बेजान हाथ छोड़ दिया और इसके बेड से टेक लगाकर बैठ गया। आंसू इसकी आंखों से निकल कर चेहरे पर फिसलते जा रहे थे। और मैं सोचता हूँ मेरीन, इस वक्त खुदा कितना हंसा होगा। भाई, मेरे फ्रेंड्स की शर्ट साइन कर देना, हैशम ने मुंह बसोर कर दरख्वास्त की। और वो जो लास्ट टाइम मैंने शर्ट्स का पलंदा ऑटोग्राफ बुक्स का ढेर साइन किया था वो किनका था? रिया ने कुछ चिल्लाकर पूछा। वो भी फ्रेंड्स का था, इसने कुछ खसियाना सा होकर जवाब दिया। तो इनसे कहो कि इन्हीं पर कनायत करें।
इसने हतमी लहजे में बात ख़त्म करना चाहिए। कम ऑन उर्मी, कर देना साइन। अली ने इसकी हमायत की तो वो खुश हो गया। मेरीन की मौत के 7 माह बाद इस शाम पहली दफ़ा रेहान ने हंस कर बात की थी, वरना इन 7 माह में वो जिस नाकाबिले बयान अजियत से गुजरा था, इसे लगता था दुनिया बस ख़त्म हो गई है। अब इसका दिल करता था वो फैमिली के साथ वक्त गुजारे। इसीलिए मेरीन की मौत के बाद दूसरी मरतबा कराची आया था। इस शाम वो तीनों भाई लान में बेढंगे अंदाज में बैठे थे, जिसका मतलब था तीनों की तबीयत दुरुस्त है। अली सफ़ेद मेज़ पर बुरजमान अपने मोबाइल से खेल रहा था। हैशम कुर्सी से टेक लगाए घास पर बैठा था, जबकि वो अपनी बिल्ली नैन्सी को सीने पर लटाए लैश ग्रीन घास पर लेटा हुआ था। अली, तेरी कोई दोस्त साबका दोस्त आ रही है बेटा हिसाब लेने, अब तू संभाल इसको, कहकर रेहान सीधा होकर बैठ गया और अपनी तरफ आती लड़की को देखने लगा। अली ने बुरी तरह चौंक कर सर उठाया और इसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया। मेरी कुछ नहीं लगती ये, इसने सरगोशी में रेहान से कहा। इतने में चौकीदार करीब आ चुका था। साहब, ये लड़की कहती है मुझे रेहान साहब से मिलना है। चौकीदार ने अपने पीछे खड़ी कदरे घबराई लगने वाली कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस 19-20 वर्ष की लड़की की जानिब इशारा किया। तुझसे हिसाब चुकाने आई है बेटा, अली ने मध्यम आवाज़ में इससे कहा और मोबाइल बंद करके मेज़ पर रख दिया। जी फरमाइए। बिल्ली को छोड़कर रेहान उठ खड़ा हुआ और मुतानित से पूछने लगा, आप रेहान हैदर हैं ना? अपनी घबराहट पर काबू पाकर वो खुशी और जोश के मिले जुले तासरात से पूछने लगी। शक है आपको? अली मुस्कुराहट दबाते हुए बड़बड़ाया। जी, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं, वो कदरे उलझ कर बोला। मैं मनाहल हूँ, मनाहल बुखारी। इसने झट अपना तारुफ कराया। रेहान ने गड़बड़ाकर अली और हैशम की जानब देखा, जो दिलचस्पी से तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए थे। वो दोनों इस तमाशे के आदी थे, महज रेहान नहीं जानता था। रेहान ने इसकी तरफ देखा और अबरू उठाकर पूछने लगा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपसे शादी करने आई हूँ। शादी? मुझसे? हैरत के आलम में हकलाए हुए इसने अपनी जानब इशारा किया तो लड़की ने जट सर हिला दिया। रेहान ने इमदाद तलब निगाहों से पीछे खड़े अली और हैशम को देखा, जो हंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मगर वो मैं आपसे किस तरह शादी कर सकता हूँ? इसने बेचारगी से मनाल बुखारी को मुखातिब करके पूछा। जिस तरह करते हैं, लड़की ने मासूमियत से हल बताया। तो इससे बेशतर कि वह अपना सर पकड़ लेता, अली ने जट मुदाखलत की। ऐसा है मिस बुखारी के रेहान की तो हम शादी कर रहे हैं। जिस रसान से अली ने इसको बताया, रेहान का जी चाहा इसको गले से लगा ले। नहीं प्लीज़, देखिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपसे। मैंने आपकी तस्वीर से अपनी 3 स्केच बुक्स भर रखी हैं। मेरे कमरे में आपके दर्जनों पोस्टर्स लगे हैं। आई रियली लव यू। अली की बजाय रेहान को मुखातिब करके वो जज्बाती अंदाज में कही जा रही थी। आपकी शादी रेहान से हो सकती है, मगर इसके लिए कुछ शराइत और ज़वाबित हैं। अली ने इसकी बात काट कर जल्दी से कहा, आपको शादी के बाद रेहान के साथ अफ्रीका के जंगलात में रहना होगा, शिकार करना सीखना होगा, क्योंकि वहाँ खाने को आपको खरगोश और हिरण के वगैरह मिलेंगे। रंग आपको अपना काला करना होगा, दांत 1-2 तड़वाने होंगे, पानी की बजाय नारियल के पानी पर गुजारा करना होगा। रेहान के लबों पर एकदम से धीमी सी मुस्कान बिखर गई और वो मौका पाकर खिसक गया। हैशम भी इसके पीछे हो लिया और दोनों इकट्ठे ही लाउंज में दाखिल हुए, जहां मामा रानियां कपड़े के किसी डिज़ाइन में उलझी दिखाई दे रही थी। मामा, रेहान ने सेंटर टेबल पर रखे प्याले में से मछली और कटी हुई गाजर का टुकड़ा उठाते हुए इनको मुखातिब करके कहा। अली ने इस लड़की से झूठ बोला है, मेरी शादी होने वाली है। इसने झूठ नहीं बोला। मैंने और अनिया ने वाकई तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है, बल्कि हमने रिश्ता भी तय कर दिया है। उन्होंने इसे मुतल्ला किया। व्हाट? मुझसे पूछे बगैर ही? लो, तुमने खुद ही तो अपनी शादी का फैसला मेरे हाथ में दिया था, भूल गए क्या? नहीं, वो तो आप बेशक मेरा रिश्ता कर दें, जिससे चाहे कर दें। मुझे एक दफ़ा दिखा तो दें कि कौन है, कैसी है। कहीं रानिया की तरह खौफनाक सूरत हुई तो मैं इसे देखते ही बेहोश हो जाऊंगा। अनिया को देख कर इसने आखिरी फ़िक्रा कहा था। अनिया ने सुनने के बावजूद भी कोई कमेंट पास करने से गुरेज किया। अच्छी खासी शक्ल है वो, बल्कि बेहद खूबसूरत है। इसके करीब बैठते हुए अली ने टोकते हुए कहा। पर है कौन? रेस्टलेस टोनी ने बेचैनी से पूछा। अंकल दाऊद की बेटी। प्याले से गाजर उठाते हुए अली ने जवाब दिया। इनकी तारीफ? डैड कितने अच्छे दोस्त हैं, जानते नहीं तुम उनको? मैं कोई डैड की टेलीफोन डायरेक्टरी हूँ जो मुझे इल्म होगा, वो बुरा मानकर बोला। अरे बेटा, रिया को तो जानते हो ना, दाऊद भाई की बेटी हारिया।
इसकी बात कर रहे हैं, मम्मा ने रसानियत से बताया तो वो सोच में पड़ गया। हारिया को वो जानता था, फैमिली डिनर्स पर अक्सर मुलाकात हो जाती थी। वो टेनिस बहुत अच्छा खेलती थी, वो इसके खेल का मद्दाह था। वो खूबसूरत थी, नाइस थी, बाखलाक थी, अमीर थी। वाकई हारिया हर लिहाज से परफेक्ट थी। रियान ने एक धीमी मुस्कान के साथ सारा इस बात में हिला दिया, गोया मम्मा को अपनी रजामंदी का यकीन दिलाया। मगर मम्मा, वो वाकई खूबसूरत है ना? मतलब कहीं अनिया की तरह मेकअप थोप कर तो नहीं? इसका फिक्रा मुकम्मल होने से पहले ही अनिया ने कुशन उठाकर इसके सर पर दे मारा था। क्यों, सच बर्दाश्त नहीं हुआ क्या? वो अभी तक इसे चिढ़ाने से बाज नहीं आया था। ओह रोनी, तुम कितना बोलते हो, मामा ने सर दाह भरकर तासुफ अंगेज लहजे में कहा। सही कह रही हैं, गाजर कुतरते हुए अली ने फौरन मामा की तायद की। तुम्हारे फादर इन लॉ से ये आदत चुराई है, समझे? वो कुछ फख्र से गर्दन तान कर बोला तो अली धीरे से हंस दिया। आह, जुल्फी भी बहुत बोलता था। मम्मा किसी गैर मुरई नुक्ते पर नगाहें जमाए यादों के दरीचे खोलने लगी। मैं इसे बहुत मना करती थी कि कम बोला करें, मगर वो कहता था तुम मुझे खामोश नहीं करा सकती। फिर जिस दिन मैंने इसकी खामोश मैयत देखी, मैंने सोचा था जुल्फी आज चुप हो गया है। मम्मा के अदासी में कहे गए जुमलों से माहौल फिजा को खुशगवार बनाने के लिए रियान ने फ़ौरन मुदाखलत की। चलें फिर, आप मुझे भी खामोश नहीं करा सकती। मैं भी अब ऐसे ही चुप होऊंगा। रियान मम्मा ने दहलकारी से देखा। ऐसे कहती हैं, मेरे खुदा ज़रा भी ज़बान पर कंट्रोल नहीं है। वो यूं बदफाल निकालते हो मुंह से। वो खफकी से इसे घूर रही थी। मजाक कर रहा था मम्मा, आप भी क्या 16 साल की लड़की की तरह सीरियस हो जाती हैं। इसने जल्दी से अपनी नरम मजाज माँ के गुस्से को कम करना चाहा। वैसे मामा, इस उम्र में भी आप लड़की ही लगती हैं। अली ने भी फौरन जुमला दिया। ज़रा डैड के साथ बाहर जाएं, कहीं लोग पूछेंगे अंकल ये लड़की कहाँ से उड़ाई है। इसकी अंदाज में मामा समेत सब हंस दिए। मध्यम दस्तक पर इसने आंखों पर रखा बाजू हटाकर अध खुले दरवाजे में खड़ी रानिया को देखा तो फौरन उठ बैठा और एक इस्तकबालिया मुस्कुराहट से इनको अंदर आने का कहा। मैं समझी तुम सो गए होंगे, मगर लाइट ऑन देखी तो सोचा तुमसे चंद बातें करती जाऊं। सो तो नहीं रहे थे? कमरे में दाखिल होकर इसके करीब आते हुए उन्होंने अपने आने की वजाहत कर दी। जी नहीं, रियान ने जवाब दिया। वो अगले रोज़ दौरा इंग्लैंड के लिए लंदन बकिया टीम के हमरा रवाना हो रहा था। कभी घर भी रहा करो, वो शाकी अंदाज में कहने लगी। हम भी तुम्हारे कुछ लगते हैं, हमारा भी तुम पर हक बनता है। हमें भी टाइम दिया करो बेटा। रियान ने चौंक कर माँ को देखा। मैं नहीं कह रही कि लाहौर मत जाया करो, मगर यहाँ भी रहा करो। इसके बाद काट कर वो बोली, अब तुम शादी के बाद किधर रहोगे? पता नहीं, शायद इसका लाहौर कहना मुनासिब ना हो, इसलिए इसने शाने उचकाकर पता नहीं कह दिया। बेटा, माँ बाप सारी उम्र औलाद के लिए इतना कुछ करते हैं, औलाद फिर भी उन्हें छोड़ जाती है। तुम अब अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर लाहौर बस जाओगे तो क्या ख्याल है हम दोनों खुश रहेंगे? आप दोनों? वो बेख्याली में बुड़बड़ाया। हाँ, मैं और अजीम। बाकी रहे तुम्हारे बहन भाई तो उन्हें शायद इतना फ़र्क ना पड़े। हमें पड़ता है या पड़ेगा? फिर कहाँ रहूँ? वो सादतमंदी से पूछने लगा। मैं तो कहती हूँ इधर हमारे पास ही रहो। कराची में भी तो क्रिकेटर्स होते हैं ना, वो भी तो रहते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी। वो प्यार से इनके बालों में अपनी मखरूती उंगलियां फेरते हुए बोली। रिया से भी पूछ लेना। रिया से? इससे क्यों? अंदर के अनाप्रस खुददार और नाक ऊंची रखने वाले मर्द ने सर उठाया। ये मेरी मर्जी होगी कि मैं कहाँ रहूं, मगर बेटा ऐसे करोगे तो जिंदगी नहीं चलेगी। शोहर बनना है तुम्हें, अकड़ू खान नहीं कि बीवी की हर बात से इख्तलाफ करना है, समझे? इंग्लैंड से वापस आ जाओ, हम सोच रहे हैं शादी कर दें तुम्हारी। सही है ना? जी सही है। कोई एतराज़ तो नहीं? ये बात उन्होंने इसके कराची क़याम के दौरान 118वीं दफ़ा पूछी थी। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? बस इतना करें कि इस बात को ज़रा सीक्रेट ही रखें। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी की खबर मीडिया में फैले और ख्वामखा की पब्लिसिटी हो। शादी से दो ढाई हफ्ते पहले ही डिस्क्लोज़ करेंगे। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, कब तक क्रिकेट खेलोगे? अभी 4-5 साल मज़ीद इंशाल्लाह, इसने पुरअज़्म से बताया। रियान बेटा, ये तुम्हारे कैरियर का अरूज है, इसको बरकरार रखो और इसी अरूज पर रिटायरमेंट ले लेना। इससे पहले कि तुम पर खुदा न खास्ता ज़वाल आने लगे, तुम क्रिकेट से अलग हो जाना, वो समझाने वाले अंदाज में बोली। रियान ने सर हिलाया, या तो उन्होंने झुक कर इसका माथा चूम लिया। अब सो जाओ। जी।
चलो फिर सो जाओ, वो प्यार भरे लहजे में बोली। वैसे भी जब तक आंखें बंद किए सोए पड़े होते हो तो इतने प्यारे लगते हो कि मेरा दिल करता है अपने बेटे को देखती ही रहूं। चलें ठीक है। वो आंखें मूंद कर धीमा सा हंसा। जब मैं मर जाऊं तो आप मेरी लाश को काफ़ी देर तक देखती रहना। मैं आंखें बंद किए लेटा अच्छा लगूंगा ना? बदतमीज़ हो तुम, मत निकाला करो बदफाल मुंह से। अपने बेटे की मजाक करने की आदत से वाकिफ थी, मगर फिर भी तंबी किए बगैर न रह सकी। कहते हैं कि हम इंसानों का कहा गया एक एक हर्फ रिकॉर्ड होता है। रियान हैदर का ये फिक्रा भी ऐसे ही वक्त कहा गया था। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम प्रैक्टिस सेशन के दौरान दो वाक़यात पेश आए। एक तो ये कि नेट प्रैक्टिस देखने आई शौकीन में से मिलकर रेयान की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वो इससे अपने बेटे की शर्ट पर ऑटोग्राफ लेने आई थी। शर्ट इसकी जानिब बढ़ाते हुए इसने मुस्कुराते हुए पूछा, आपने मुझे पहचाना? रेयान ने साइन करती उंगलियां रोककर इसे देखा। नहीं तो वो वाकई नहीं पहचान पाया था। मेरे भाई का नाम शुएब है, अब याद आया? वो इसी मुस्कुराहट के साथ पूछने लगी। तौसत यादाश्त के मालिक रेयान हैदर को एक धमाके से याद आया। मैं पहचान गया, आप मुझे तकरीबन 11.5 बरस पहले बर्मिंघम में मिली थी। आपका नाम आयशा है और मैं आपको अपने दोस्त शुएब मलिक की बहन समझा था। आखिरी फिक्रा इसने हंसते हुए अदा किया था, जो कि मैंने अपनी तरफ से आपको काफ़ी समझाया था, मगर आप दिली तौर पर राज़ी नहीं हुए थे। पूछ सकती हूँ ये तब्दीली कौन लाया? कौन सी तब्दीली? वह जहन पर जोर डाले हुए पूछने लगा। यहीं कि आप अपने मुल्क चले गए। ओह अच्छा, आपकी बातों का और कुछ मेरी छोटी बहन के समझाने का असर हुआ। मुझे मेरी पहचान मिल गई। यह बात अब इतनी पुरानी हो गई है कि रेयान को ठीक से याद भी ना थी। बहुत खुशी होती है आपको खेलता देखकर। ऐसा लगता है कि आपको क्रिकेटर मैंने बनाया है। आयशा का चेहरा वाकई खुशी से दमक रहा था। खेलते हुए तो मुझे भी। इससे पहले कि वह अपना जुमला मुकम्मल करता, टीम मैनेजर एहसान रफ़ी भागते हुए इसके पास आए। रेयान जल्दी करो, वह बुखलाए हुए लग रहे थे। शर्ट इसको थमाकर वह फ़ौरन एहसान भाई के पीछे हो लिया। पुलिन की सीढ़ियां चढ़कर वो दोनों ब्राउन ईंटों से बने खूबसूरत और तारीखी ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए। जिस चीज़ पर इसकी पहली निगाह पड़ी वो इसका पैक शुदा सामान था। कुर्सियों पर कोच, मीडिया मैनेजर, फिजियो और टीम बरजमान थे। तुम्हारी फ़्लाइट बुक करा दी गई है, तुम आज ही पाकिस्तान वापस जा रहे हो, एहसान भाई ने इसे आगाह किया। मगर क्यों? वो हैरत से पूछने लगा। हेथ्रो एयरपोर्ट जाने के लिए तुम 10 मिनट में तैयार हो जाओ। मगर एहसान भाई क्यों? मेरे घर में सब खैरियत है ना? वो धड़कते दिल के साथ पूछने लगा। हाँ मगर। वो खामोश होगी। मगर क्या? वो परेशानी से बोला। मगर ये कि हैप्पी बर्थडे। जी? वो हैरत से खड़ा उन्हें देखता रहा। फिर जब समझ में आया तो बेख्तियार हंस दिया। मगर मेरा सामान? इसने अपने बंद बैग की जानिब इशारा किया। तुम्हारा सामान पैक नहीं, बस तुम्हारे डराने के लिए, कोच ने हंसते हुए कहा। ओह गॉड! वो बुरी तरह हंस रहा था। इतने में अरगमान हाथ में केक लिए दीगर खिलाड़ियों के हमरा अंदर दाखिल हुआ। जुनी भाई, आज आप 30 साल के हो गए। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बड़े तेज़ हो गए हो तुम लोग। मेरी तो जान ही निकाल दी थी। मैं समझा मेरा डॉप टेस्ट मुस्बत आ गया है। इसकी बात पर कमरे में एक कहका गूंज उठा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के एहतमाम पर जब वो दीगर खिलाड़ियों के हमरा वतन वापस आया तो दो खबरें इसकी मुंतज़िर थी। पहली तो ये कि नामालूम और ज़ाती वजूहात की बिना पर चेयरमैन पीसीबी लियाकत अली ने इस्तीफ़ा दे दिया था। इसकी जगह नए चेयरमैन का हल्फ मिर्ज़ा जावेद ने उठाया था। मिर्ज़ा जावेद रेयान के टीममेट अरगमान के वालिद थे। इनसे पहली दफ़ा रेयान अपनी वापसी के दूसरे रोज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम में मिला था। शायद तुम्हें याद हो कि ठीक 7.5 माह पहले मैं तुमसे पीसीबी में एक फंक्शन में मिला था। इसका नहायत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करने के बाद उन्होंने सिगार सुलगाते हुए पूछा। वो टिपिकल ब्यूरोक्रेट थे। इनकी पर्सनैलिटी इंतहाई शानदार और मशहूर कौन थी, और जितने अच्छे तरीके से वो रेयान से मिले थे, इस तरह तो पिछला कोच चेयरमैन भी नहीं मिला। इसको पहली ही मुलाकात में वो पसंद आए थे। यस सर, तब मैं आपको अरगमान के फादर की हैसियत से जानता था। वो यादाश्त पर जोर देते हुए बताने लगा। इस वक्त वो दोनों सर्विस स्टेडियम में चेयरमैन पीसीबी के ऑफिस में मौजूद थे, जहां रेयान मुखसिन के कहने पर मिलने आया था। आई विश कि तुम मुझे आइंदा अरगमान का फादर ना समझो। उन्होंने सिगार जला हुआ हिस्सा एस्ट्रे में डाला और आगे होकर संजीदगी से बोले, मुझे ये तारुफ बिल्कुल पसंद नहीं है।
मैं समझा नहीं, वो नासमझी के आलम में उन्हें देखने लगा। देखो रेहान, अब वो अपनी नशिस्त से उठे और धीरे कदमों से चलते हुए खिड़की की जानिब बढ़ गए। खिड़कियों के बराबर कीमती और नफीस पर्दे हटाते हुए वो कहने लगे, इस दुनिया में हर शख्स को दूसरे के खलूस पर शोभा होता है। लोगों को, प्रेस को, मीडिया को, यहाँ तक कि खिलाड़ियों को भी मेरे मुताल्लिक ये शोभा होगा, बल्कि है कि मैं अपने बेटे की जगह मुस्तहकम करने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये लोग जानते भी नहीं होंगे कि मैं सिरे से अरगमान के क्रिकेट खेलने ही के खिलाफ था। क्यों? वो हैरत से उन्हें देख रहा था। मैं इसे सिविल सर्विस में लाना चाहता था, मगर वो अपने शौक के हाथों क्रिकेट में आ गया। वो कमरे में टहलते हुए बता रहे थे। लेकिन अब वो खासा अपसेट है कि साथी लड़के इसे बाप के चेयरमैन पीसीबी होने का ताना देंगे। प्लीज़ रेहान, मैं तुम्हें बेटा समझकर ये बात कर रहा हूँ। तुम अरगमान को चेयरमैन पीसीबी का बेटा मत समझना। अगर वो बुरी परफॉर्मेंस दे रहा हो तो बेशक इसे टीम से ड्रॉप कर देना। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाज़त है। इट्स ओके सर, मैं सिलेक्शन हमेशा मेरिट पर ही करता हूँ, वो पुरअज़्म लहजे में बोला। थैंक यू माय बॉय। वो दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठमान हो गया। वैसे रोनी, आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ योर्स। वो धीमे से मुस्कुराए तो वो शर्मिंदा हो गया। बस तुम कभी किसी हकदार की चेयरमैन पीसीबी के बेटे के लिए हक तलफी ना करना प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरी। ऑफ कोर्स सर। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। उन्होंने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे रेहान ने फ़ौरन थाम लिया। ये इस बात का सिग्नल था कि इंटरव्यू इज़ ओवर। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इन्हें खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकल गया। अगर उन्होंने ये कहा था कि वो रेहान के खेल के मदाद थे तो वो वाकई थे। आने वाले दिनों में उन्होंने सिलेक्शन कमेटी का असल नाम रेहान के हवाले कर दिया। रेहान जो कहता वो इसे फ़ौरन तस्लीम कर लेते। उन्होंने कभी इसके काम में मुदाखलत नहीं की, ना ही कभी अरगमान के सिलसिले में इससे बात की। अरगमान को टीम से ड्रॉप नहीं किया गया था क्योंकि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। इसे ड्रॉप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। क्या हाल है अंकल? आपका सब ठीक ठाक? दाऊद अंकल को ड्राइंग रूम में दाखिल होते देखकर वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और सलाम दुआ के बाद पूछने लगा, बिल्कुल सब ठीक ठाक, तो शुक्र है तुमने शक्ल तो दिखाई। वह पुरतपाक अंदाज में इससे गले मिले। बस अंकल, टाइम ही नहीं मिलता, वो खसियाना का सा होकर बोला। कराची वापसी पर जो दूसरी खबर इसे मिली थी, वह अपनी शादी की थी, जो दिसंबर की आखिरी तारीखों में यानी चंद हफ्तों में रखी गई थी। मामा तो रोज़ ही कहती थी, मगर इसे इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि जाकर इन लोगों से मिल ही आता। वैसे भी वो रिश्ता तय होने से लेकर शादी की तारीख रखे जाने तक इनके घर नहीं जा सका था। रस्मों में शमूलियत से माजरत तो वो उन्हें जनाना और गैर ज़रूरी कहकर ही कर लिया करता था, मगर एक दफ़ा जाना तो बहरहाल बनता ही था। सो इस रोज़ वीकेंड पर कराची आने पर वो वहाँ चला आया। वो इतवार का दिन था और वहाँ सब देर से उठे थे। दाऊद अंकल ने आम सा ढीला डाला सा लिबास पहन रखा था और गालिबन इसी वक्त नाश्ते से फारिग हुए थे। इस वक्त 11 बज रहे थे और रेहान ने तो सुबह खेजी के बायस इतवार के बावजूद भी 8 बजे नाश्ता कर लिया था और इस वक्त दिल ही दिल में सोच रहा था कि खुदा करे वो इससे कुछ खाने पीने का भी पूछ लें। दाऊद अंकल के आने के कुछ देर बाद ही हारिया चली आई थी। रेहान को बाप के साथ बैठाकर वो कुछ झिझकी, फिर अंदर दाखिल हो गई। वो इसको देखकर बेख्तियार उठ खड़ा हुआ तो वो मज़ीद झिझकते हुए इसके मुकाबिल सोफे पर बैठ गई और धीमी आवाज़ में सलाम किया। इसको बैठता देखकर इसने सलाम का जवाब दिया और अपनी साबका नशिस्त संभाल ली। फिर बज़ाहिर दाऊद साहब से बातें करते हुए वो किन अखियों से इसे देखता रहा। वो दराज का दुबली पतली सिलेंडर कहना ज़्यादा मुनासिब होगा और सुनहरी रंगत की हामिल एक पुरकशिश लड़की थी। इसके शोल्डर कट बालों में नहायत नफासत से स्ट्रिकिंग की गई थी, 3 शेड्स में, और ना चाहते हुए भी रेहान को एक बुरी आंखों वाली लड़की याद आ गई थी, एक हौक सी जो सीने में उठी थी, मगर वो इससे दबा गया। मैं ज़रा तुम्हारी आंटी को देखता हूँ। दामाद पहली दफ़ा घर आया था, जाहिर है दाऊद साहब के फराग में तो नहीं आया था, इसलिए अपनी ज़्यादा देर मौजूदगी नहीं उन्हें मुनासिब नहीं लगी। वो बहाने से उठकर चले गए। इनके जाने पर रोनी ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और हारिया की जानब देखा, जो बदस्तूर अपने पैरों को ही देख रही थी। ऊपर देख लो, अब डैडी चले गए हैं तुम्हारे। वैसे भी ज़्यादा देर तक गर्दन लटकाने से इसके गिरने का अंदेशा होता है। इसने बड़े संजीदा अंदाज में नहायत मुखलिसाना मशवरा दिया था, जिस पर हारिया ने हड़बड़ाकर ऊपर देखा था। वो इससे पहले गालिबन 2-3 बार ही इससे मिली थी, मगर रेहान के अंदाज में बरसों की शनासाई थी और फिर वो था भी सदा का तेज़ तरार। इसका बौखलाना फितरी था। वैसे तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? दाऊद साहब के जाने के बाद वो कुछ और शेर हो गया था, इसलिए बेबाकी से पूछने लगा। जी,
इसे इस सवाल पर हैरानी हुई थी। अच्छा, इसने मायूसी से कहा, शक्ल से तो नहीं लग रहा। वो क्या है, मैं काफ़ी हुस्न परस्त हूँ, मगर आपके मामले में मैंने शक्ल के अलावा और कुछ देखा है। ये सोचकर हाँ कर दी कि कोई बात नहीं, शक्ल तो अल्लाह ने बनाई है, मगर क्रिकेटर तो आप काफ़ी अच्छे हैं। हारिया ने बज़ाहिर मासूमियत से जवाब दिया। अपने तिए इसने मजाक किया था, मगर किसी चीज़ ने लम्हा भर को रेयान को खामोश कर दिया। वो कोई यूनानी हुस्न से मालामाल देवता नहीं था, कम अज़ कम अली के मुकाबले में तो कुछ भी ना था, मगर अनफरादी तौर पर काफ़ी खूबसूरत था। और अब तो ग्लैमर और ग्रूमिंग ने इसे और भी डिशंग कर दिया था। लेकिन इसे हारिया की यह बात पता नहीं क्यों किसी चाबक की तरह लगी थी। मजाक कर रही हो? इसने लहजे को बज़ाहिर नॉर्मल रखते हुए पूछा। जवाब में वो खिलखिलाकर हंस दी। रेयान ने एक गहरा सांस लिया, तो वह वाकई मजाक कर रही थी। वैसे एक बात बताओ, वो बगौर इसके चेहरे पर दाईं आंख के करीब मौजूद तिल को देख रहा था। तुमने मुझसे शादी का फैसला मेरे क्रिकेटर होने की बिना पर किया था? सामने बैठा शख्स इसका मंगेतर था। वो ऐसा सवाल, वो भी मंगेतर की ज़बान से सुनने पर हर लड़की, चाहे वो वकील ही क्यों ना हो, शर्मा जाती है। हारिया भी जुज़बज़ सी होकर इधर उधर देखने लगी। मगर शादी के जिक्र पर ही इसकी यह हालत रेयान को काफ़ी लतफ़त दे रही थी। तुमने जवाब नहीं दिया। अगर मैं क्रिकेटर ना होता तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेती? शायद नहीं, क्योंकि मुझे क्रिकेटर पसंद है, इसने गहरी सांस लेकर कहा। रेयान को हैरत का झटका लगा था। इसे कम अज़ कम यह जवाब सुनने की तवक्को ना थी। अच्छा, अगर शादी के चंद दिन बाद मेरा शानदार कैरियर ख़त्म हो गया तो तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? वो इसे चढ़ाने के लिए कह रहा था। फॉर गॉड से, कम अज़ कम आप तो ऐसी बातें मत करें, इसने मुस्कुराते हुए कहा। वो जानती थी कि वो इस वक्त किससे बात कर रही थी। पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया भर के नामवर, मारूफ और मुमताज़ क्रिकेटर, स्पीड स्टार और दुनिया के सबसे ज़्यादा स्टाइलिश बल्लेबाज, जो किसी एड में काम करने का मुआवजा लॉलीवुड के सबसे बड़े अदाकार से ज़्यादा लिया करता था, जो 3 बैनुल-अक़वामी कंपनियों का सफ़ीर था, और वो बात कर रहा था अपना कैरियर ख़त्म होने की। हारिया को तो हंसना चाहिए था। आप एक क्रिकेटर हैं और आप अच्छे हैं, तो मेरे माँ बाप ने रिश्ता इधर किया है। और जहाँ तक बात है आपका खुदा न खास्ता छोड़ने की, तो कम अज़ कम मैं तो आखिरी फ़र्द होंगी जिससे ये अमल सरजद होगा। वो संजीदा होकर बोली। लगती तो नहीं हो, मगर हो काफ़ी ज़हीन। रेहान ने इसकी जहानत का एतराफ़ बिल्कुल वैसे किया जैसे मर्द करते होते हैं, ऊपर से वो भी मजाक की सूरत में। लगने का क्या है, लगते तो आप भी खासी ज़हीन हैं। वो लापरवाही से कहकर उठ खड़ी हुई। रेयान जानता था कि वो मजाक कर रही है। वो बेख्तियार हंस पड़ा। लाइट ऑफ करके वो सोने के लिए लेट गया। वो सीधा नहीं सो सकता था, हमेशा दाएं या बाएं करवट सोता था। हालांकि मामा बाएं जानब सोने से इंतहाई मना करती थी, मगर वो आदत से मजबूर था। इस वक्त भी बाएं जानब करवट लेकर इसने आयतल कुर्सी पढ़ी और आंखें मूंद लीं। हारिया अच्छी लड़की थी, इसे समझती थी, खूबसूरत भी थी, कुकिंग में भी माहिर थी, बाखिराक, मुहज़्ज़ब, शाइस्ता। मगर इसे याद आ गया, अनिया ने एक रोज़ पहले इसके मुतल्लिक़ क्या कमेंट पास किया था। सेल्फिश है। मगर खैर कोई बात नहीं, सब होते हैं। लेकिन वो जानता था वो इन सब में शामिल नहीं है। वो इंतहाई सेल्फलेस था, इंसान था। दूसरों से भी यही तवक्को करता था। लेकिन फिर अनिया को क्यों? इसे नींद आ गई तो सोचों का ये रब्त भी टूट गया। इसके आगे 2 खूबसूरत और इंतहाई मोहब्बत से तैयार करदा मलबूसात रखे थे, और वो मुसलसल इसी शाम के मुतालिक सोच रही थी जब वो इसके पास आई थी। वो एक आम सी शाम थी। दिन भर के काम ख़त्म करके वो मिसेस अंसारी की साड़ी के लिए डिज़ाइन ड्रॉ करके इसकी कलर कोऑर्डिनेशन पर काम कर रही थी जब वो इसके बुटीक में दाखिल हुई। पहले तो वो इसको पहचान नहीं पाई थी। इसका सोशल सर्कल खासी वसी था, और ऐसे में महज एक दफ़ा की मुलाकात के बाद चेहरा शख्सियत याद रखना काफ़ी मुश्किल था। मगर जब हारिया ने चैम्पियंस ट्रॉफी के मैच के टिकट्स का हवाला देकर याद कराया, तमाम वाक़या इसकी निगाहों के सामने घूम गया। ओह हाँ, मुझे याद है अब, इसने मुस्कुराते हुए सर हिलाकर हारिया को बताया था। खैरियत, कैसे याद किया आपने हमें? वो खुशमिजाजी से पूछने लगी। मेरी शादी हो रही है और मैं ब्राइडल आपका ही पहनना चाहती हूँ। तीखे निकोश और तेज़ तेज़ बोलने वाली हारिया के लहजे में इसरार था। ओह हारिया, मुझे खुशी हुई कि आपने हमें इस काबिल जाना, मगर हम तो ब्राइडल्स तैयार ही नहीं करते। इसका शुक्रिया अदा करने के बाद अमल ने माजरत कर ली। मगर मुझे आपके डिज़ाइंस बेहद पसंद हैं और मैं आपका तैयार करदा ड्रेस ही पहनना चाहती हूँ। वो बस ज़िद थी। हारिया, हम ब्राइडल्स नहीं बनाते। आप अपने जहेज़ के लिए तमाम ड्रेसेस यहाँ से तैयार करवा सकती हैं। जहेज़ और वलीमा के ड्रेस तो तैयार हैं,
मगर मुझे ब्राइडल आपका ही पहनना है। अच्छा करते हैं कुछ, इमल टाल रही थी। वैसे कहाँ हो रही है आपकी शादी? इसका ध्यान बटाने के गर्ज से इसने पूछा। पापा के एक दोस्त के बेटे से, वो बताने लगी। क्या करते हैं? वो भी दिलचस्पी से पूछने लगी। क्रिकेटर्स हैं, रेहान हैदर को तो आप जानती होंगी, हारिया ने आम से अंदाज में कहकर गोया इमल पर बिजलियां गिरा दी। कितनी ही देर वो साकत होकर इसका चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग बेदार होना शुरू हुआ। तो वो शादी कर रहा है, वो किसी और से शादी कर रहा है। इसने हारिया की जानब देखा और ज़बरदस्ती मुस्कुराई। आप स्पेशली हमारे पास आई हैं, आप बताएं आप किस तरह का ब्राइडल चाहती हैं? ओह थैंक्स, वो मशकूर हुई। मुझे ब्लू पर सिल्वर का काम वाला लहंगा चाहिए। काम बहुत ना हो, दुपट्टे पर एक चौड़ी पट्टी की सूरत में हो और ब्लाउज भी काफ़ी ज़्यादा हो। बाकी लहंगे पर हल्का होना चाहिए। वो इसे अपनी पसंद से आगाह करने लगी। और आपके होने वाले शौहर, वो क्या कहते हैं? रेहान, इसका तो दिल था मैं पिंक कलर लूं, दुपट्टा सर पर रखने की बजाय गले में ले लूं, बाल बिल्कुल खुले रखूं और आंखों में खूब हैवी काजल का कोट करूं, बाकी कोई मेकअप वगैरह ना करूं। मगर आप तो जानती हैं कि ये नामुमकिन है। मैं तो वही पहनूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, हारिया ने लापरवाही से कहा। इसके जाने के बाद अमल ने 2 डिज़ाइनर्स बुलाकर अपने यहाँ काम करने वाली लड़कियों के हवाले किए थे। एक ब्लू आइसी लहंगे और मैचिंग पर्स व जूतों का था, जबकि दूसरा डिज़ाइन एक पिंक लिबास का था। और आज वो दोनों मलबूसात इसके सामने रखे थे। पिंक ड्रेस के ऊपर हारिया की जन्म से रेहान और इसकी शादी का कार्ड रखा हुआ था। 31 दिसंबर को आवारी टावर्स में मुनक़िद होना था। इमल को मालूम था तुम आज मामूल से ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। अली ने इस पर एक सताइशी निगाह डालते हुए कहा। थैंक्स। वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा दिया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। ओ गधे, मैंने तेरी तारीफ़ की है, अब तू भी मेरी तारीफ़ कर। अली ने गोया सर ही पीट लिया था। इसने मुड़कर अली को देखा। ग्रेस ब्लैक सूट, मैचिंग टाई और डॉन कार्लेस के जूतों में अली हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। अली की आदत थी, जब तक आधी परफ्यूम की शीशी खुद पर अंडेल न देता इसे चैन नहीं आता था। वो पागलपन की हद तक सफाई सुथराई का कायल था। आज लग रहा है कि मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती नहीं हुई। इसकी बात पर अली अपने मखसूस अंदाज में हंसते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा। वैसे यार, तुम वाकई आज बहुत शानदार लग रहे हो। अली ने अपनी बात दोहराई। आज तुम्हारी फैंस को तुमसे शादी ना होने का अफसोस होगा। बगैर टाई की स्याह कोट और पैंट और लाइट ग्रे शर्ट में रेहान वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था, वरना इससे बेशतर वो सूट बहुत कम पहनता था। मगर आज इसकी शादी थी, इसकी ज़िंदगी का अहम तरीन दिन। सब लोग होटल पहुंच चुके थे सिवाय अली और रेहान के। रेहान ने कहा था वो अली के हमरा आएगा, मगर अली ने नहाने में पूरा 1.25 घंटा और तैयारी में पौन घंटा लगाया था। वो ये भी जल्दी था, वरना इसे कुछ बैद ना था। इकट्ठे चलें या अलग अलग? अली ने पोर्च में पहुंचकर इससे पूछा। इकट्ठे ही चलते हैं। वो जो अपनी कार की जानब बढ़ रहा था, कुछ सोचकर अली के BMW की तरफ आ गया। फंक्शन में सबसे खूबसूरत अनिया और अली का कपल लग रहा था। अनिया ने वही स्किन कलर का फ्रेंच शिफॉन का लिबास और पर्ल की ज्वेलरी पहनी हुई थी। हमेशा की तरह अपनी ज़मीन पर झाड़ू देती शाल के साथ वो तमाम इंतजामात बखूबी संभाल रही थी। अली की वजह से वो देर से पहुंचा था, मगर चीफ गेस्ट होने के देर सवेर माफ़ी नहीं रखती थी। हर कोई तौसीफ़ी निगाहों से इसकी जानब देख रहा था और लोगों के चेहरों पर पड़ी जाने वाली सिताइश रेहान को अच्छी लग रही थी। आज साल का आखिरी दिन था, इसकी ज़िंदगी का अहम तरीन खूबसूरत तरीन दिन, और कल सुबह से इसके नई ज़िंदगी का आगाज़ करना था। वो बेहद खुश था। हर पुरानी बात बुलाई। वो सिर्फ हारिया के मुतालिक सोच रहा था, मगर इसे लगा था जैसे दिल का कोई कोना खाली था। लेकिन इस ख्याल को जल्द ही दिमाग पर थपकी देकर सुला दिया था। वो अभी तक स्टेज पर नहीं गया था। हाल में ही तमाम क्रिकेटर्स दोस्तों और कज़न्स को वेलकम कर रहा था। एंजेलिना और डैनियल को इसने इनवाइट किया था, मगर वो नहीं आए थे। क्रिस आई थी। मेरीन के मरने के बाद जबरील की जिम्मेदारी इसने उठा ली थी और आज भी वो जबरील को साथ लेकर आई थी। जबरील को देखकर रेहान को बेसाख्ता एक बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की याद आ गई थी। 3 साल जबरील की आंखें बिल्कुल मेरीन जैसी थी और गुस्से में बवें उठाने का अंदाज, मुस्कुराहट सब मेरीन से मुशाबे था। इसके सीने में एक होक सी उठी थी। इस वक्त भी वो मेहमानों से मिल रहा था जब इसने इन साइड कुर्सियों के बीच से गुजरते हुए इसे फ्रंट रो की जानब जाते हुए देखा और एक पल को जैसे मबहूत सा हो गया। ये तो वही थी जो हर जगह होती थी।
इन गुजरे बरसों में रियान ने इसको कई बार मुख्तलिफ मकामात पर देखा था। इसे याद आया आखिरी बार इसने इसको उर्दगन के शहर अमान में देखा था। वो हर दफ़ा पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती थी और आज इसकी शादी पर वो आई हुई थी। मगर क्यों? कौन है ये? क्या मकसद है इसका यूं मेरी गार्ड एंजल बनकर हर जगह मेरे पीछे फिरने का? वो सख्त सा पिंक ड्रेस में चलती हुई इस लड़की को जानब देख रहा था जब अली ने इसका शाना हिलाया। चलो स्टेज पर। रियान का दिमाग गोया बग से उड़ गया। जितनी देर वो इसको देखता रहा था इसे अपना और हारिया का ताल्लुक भूल गया था। ये बात इसके दिमाग में महू हो चुकी थी कि अभी कुछ देर में इसका और हारिया मलक का निकाह होने वाला है। और जब वो हाल में वापस आया तो दिल यकदम उचाट हो गया था। इसको लगा अब हारिया से शादी नहीं कर सकता। हारिया का तमाम तर हुस्न इसे अब मामूली और फीका सा लग रहा था। औरत अगर जहन में एक दिन बदलने में एक दिन लगाती है तो मर्द एक सेकेंड। और वजह सिर्फ वो लड़की ना थी, वजह इसकी गहरी आंखों में छुपा वो पुरसरार था जो रियान हैदर को उकसा रहा था। रूनी चल यार, निकाह वहाँ आ गए हैं। अली ने डैड के हमरा स्टेज के जानब बढ़ते 2-3 आदमियों की तरफ इशारा किया तो इसने बड़ी बेचारगी से अली की तरफ देखा था। अली मेरी बात सुनो। वो अपना मुद्दा बयान करने के लिए अल्फाज जैसे कम पड़ गए थे। बाद में कहना जो भी कहना है, फिलहाल चलो। वो इसकी बात सुने बगैर आगे जाने लगा। अली यार 2 मिनट मेरी बात सुन ले। इसके लहजे में इल्तजा थी। क्या हो गया है तुम्हें? कम ऑन रोनी, बाद में करना बात, इसने आहिस्ता से कहा, क्योंकि हाल में सन्नाटा छा गया था। निकाह के अमल के बाईस औरतों ने ज़बरदस्ती सरों पर दुपट्टे जमाए और ज़बानों को कफल लगाए थे। स्टेज पर मौजूद सोफे पर बैठे इसे अजीब सी वहशत हो रही थी। सामने वाली रो में वो बैठी थी। पहले जब भी रियान ने इसको देखा था वो हमेशा किसी दूसरी समत निगाहें मरकूज किए बैठी होती थी, मगर आज वो सीधी इसकी बुरी आंखों में देख रही थी। इसकी स्याह आंखों में एक कशिश, एक सहर, एक चमक थी। इसकी आंखों में देखते हुए रियान को लगा था वो कुछ कह रही है, लबों से नहीं निगाहों से। मौलवी साहब ने ताउस तस्मिया के बाद मखसूस आयात तलावत करने के बाद रियान से पहली दफ़ा इसकी मर्जी पूछी। वो खामोशी से इसे देखता रहा। जिसने गर्दन की हल्की सी जुम्बश से नफ़ी का इशारा किया था। रियान को लगा वो इस अजनबी लड़की की बात टाल नहीं सकता। वो जैसे इसकी स्याह आंखों के असर से मसमराइज हो गया था। रियान, अली ने सरगोशी में कहा तो इसने धीरे से रुख फेर कर इसे देखा। अली को लगा इसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। वो कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। इसे लगा अली कहीं बहुत दूर से बोल रहा है। अली, मैं ये नहीं कर सकता। इसने तमाम कुव्वतें जमा करके बदवक्त धीरे से कहा था ताकि कोई और ना सुन पाए। क्यों? क्या हुआ? अली हैरत और शौक से इसे देख रहा था। बस कहा ना, नहीं कर सकता। वजह खुद भी न जाने के बायस इसने मुबहम सा जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है रियान, तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। अली ने मुट्ठियां पेंचते हुए गुस्सा दबाकर कहा। हाल में यकदम चमगोइयाँ गर्दिश करने लगी थी। दूल्हा निकाह की बात के जवाब में कबूल है कि कहने की बजाय अपने भाई से परेशानी और फिक्रमंदी के आलम में गुफ्तगू कर रहा है। ये चक्कर क्या है? हर किसी के जहन में इस वक्त वही सवाल गर्दिश कर रहा था। रियान, डैड ने तंबीही अंदाज में इसे टोका तो इसने परेशान सा होकर इस लड़की की जानब देखा। वो भी इसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। इससे 2 नशिस्तें छोड़कर बैठी अनिया पर इसने निगाह डाली जो अपनी सब्ज आंखें सुकेड़े रियान को देख रही थी। इसे याद आया वो इसकी शादी पर कितना खुश थी। तमाम तैयारियां, तमाम इंतजामात इसी ने किए थे। अगर वो इनकार कर देता तो इसकी बहन के दिल पर क्या गुजरेगी? इसने अजीम की जानब देखा। कई बरसों की कमाई गई साख और इज्जत रियान का एक इनकार 2 मिनट में मिट्टी में मिला सकता था। इसने अनिया के साथ मौजूद अपनी माँ को देखा। फंक्शन के ऐन दरमियान में इसके मुझे कबूल है नहीं कहने से इनको कितना सदमा पहुँचता। इसने मामा के साथ बैठी बिया को देखा। वो और हैसम अपने क्रिकेटर भाई पर कितना फ़ख्र करते थे, नाज करते थे। अगर आज इनका भाई ऐन मौका पर शादी से इनकार कर देता है तो अपने फ्रेंड्स को क्या मुँह दिखाएंगे? इसने अली की तरफ देखा और फिर गोया इसने फ़ैसला कर लिया। मगर फ़ैसला करते वक्त रियान अजीम हैदर ने इस लड़की की जानिब नहीं देखा। आपको हारिया मल्क वल्द दाऊद मल्क अपने निकाह में 22-15 लाख हक महर सिक्का राजल वक्त कबूल है? कबूल है। दस्तखत कर दें। रियान ने तेज़ी से कलम पकड़ा और जहाँ जहाँ मौलाना साहब ने बताते गए इसने दड़ादड़ साइन करने शुरू कर दिए। इसने एक बार भी सर उठाकर इस लड़की की जानिब नहीं देखा। गवाहान के दस्तखत के बाद सब ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए।
रियान ने भी मुश्किल अपने हाथ उठाए। आमीन कहकर तमाम अफराद ने हाथ चेहरे पर फेरे और तब पहली दफ़ा अपने निकाह के बाद इसने इस लड़की की जानब देखा। हैरत से इसके होंठ खुल गए थे। इसकी आंखें शौक के बायस पूरी की पूरी फैल गई थी और वो इतनी हैरानी और सदमे से रियान को देख रही थी जैसे इसे रियान के इकरार और अपनी शिकस्त की उम्मीद ना हो। फिर इसने देखा इस मनूस अजनबी लड़की की बड़ी बड़ी काजल से लदी आंखें पानियों से भर गई। इसने होंठ पेंच लिया और बेहद शिकस्तगी और थकावट से चूर एहसास के साथ रियान को देखा। इसके चेहरे पर लिखी तहरीर बहुत वाजिया थी। मैं हार गई, किस्मत जीत गई। रियान ये तहरीर बखूबी पढ़ सकता था, मगर इसके अपने चेहरे पर भी यही लिखा था। सब खड़े हो चुके थे और गले मिलते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। हाल में औरतों ने मजबूरन ओढ़े के दुपट्टे जल्दी से सर से उतार दिए और फिर वही आवाज़ें और शोर फिजा में रच बस गया जो निकाह से पहले था। मगर दो वजूद ऐसे भी थे जिनके अंदर मुकम्मल सकूत छाया हुआ था, जो बिल्कुल खामोशी से एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। फिर एकदम रेल से खड़े होते देखा तो वो भी उठ खड़ा हुआ। जितनी देर में वो लॉबी में पहुंचा वो बाहर जा चुकी थी। तकरीबन भागते हुए वो बाहर पार्किंग लॉट में आया तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। रेहान दौड़कर इसकी गाड़ी के करीब गया। इन दोनों के दरमियान मखस एक बंद शीशा हायल था। इसी बंद शीशे के पार से इसने रियान की जानिब जिन नज़रों से देखा, रियान का जी चाहा वो ज़मीन में दफन हो जाए। इसकी आंखों से काजल के बायस स्याह आंसू निकलकर सुर्ख सफ़ेद गालों पर फिसल रहे थे। सुनो, मेरी बात सुनो। आज वो सबको अपनी बात सुनने का कह रहा था, मगर आज कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था। इसने भी बगैर सुने गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड पर उड़ाती वहां से निकाल कर ले गई। बात तो सुनो मेरी प्लीज़। वो इसकी फराटे भरती गाड़ी को देखते हुए सड़क पर तन्हा खड़ा कह रहा था। सर्दी के बायस इसके मुंह से धुआं निकल रहा था, मगर इसको सर्दी नहीं लग रही थी। इसे लग रहा था वो मर गया है, जिंदा सलामत कब्र में चला गया है। थक हार कर वो पार्किंग लॉट में मौजूद एक कदरे ऊंची जगह पर बैठ गया और अपना सर हाथों में गिरा लिया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, इस तरह ड्रामे करके तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? अली की गसीली आवाज़। इसने सर उठाकर इसे देखा। शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही थी तो ऐन मौका पर तुम क्यों इनकार करने वाले थे? तुम्हें ज़रा ख्याल है डैड की इज्जत का? इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं और इसे मलियामेट में एक लम्हा भी नहीं लगता। रियान, तुम करना क्या चाहते हो? क्या निकाह पर ड्रामा क्रिएट करके लोगों को बातों का मौका दे रहे हो? और अब जब वक्त आया है कि तुम अपनी कोई सफाई दो तो तुम यूं फंक्शन छोड़कर यहाँ बैठे हो। इधर डैड और मामा तुम्हारी तरफ से तावीलें दे देकर। अली एकदम रुक गया। रोनी, तुम रो रहे हो? वो हैरत से मुंह खोले रियान को देख रहा था। नहीं तो, इसने आंखें साफ की। भला मैं क्यों रोऊंगा? रियान, क्या हुआ है मुझे बता। वो भी इसके साथ वहीं बैठ गया। तुम्हें बताऊं? वो इसी भीगी आवाज में एक एक लफ्ज ठहर ठहर कर बोला। मैं खुद नहीं जानता। तुम्हें तो हारिया पसंद थी। हाँ, मुझे इससे मोहब्बत तो ना थी। तो इससे है जिसके लिए ऐन मौका पर तूने माइंड चेंज कर लिया। अली आहिस्तगी से पूछ रहा था। इससे? रियान ने सोचा। नहीं, पता नहीं। कौन है वो? पता नहीं। तू नहीं जानता इसे? मैं जानता हूँ इसे। इसे लगा इसे हारिया से ज़्यादा जानता हो। कब से? 8 साल हो गए हैं। इसने खाली निगाहों से इसका चेहरा देखते हुए कहा। रियान, अगर कोई ऐसी बात थी तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अली के लहजे में दुख, तासुब, फिक्रमंदी सब कुछ था। बताने तो लगा था, तुमने सुना ही नहीं। अब नहीं, जब से ये सब शुरू हुआ था। अली ने शुरू पर जोर दिया। शुरू? रियान ने सोचा, अभी तो शुरू हुआ था। अब तू क्या चाहता है? अली ने संजीदगी से इसे देखते हुए पूछा। मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। पहली बार इसने कुछ नॉर्मल अंदाज में बात की। अली खामोशी से इसे देखता रहा और गाड़ी की चाबी निकालकर इसे थमा दी और इस वक्त तक इसका इस निगाहों से ताक़ब किया जब तक वो इसकी कार में बैठकर इसे चला जाता हुआ नज़रों से ओझल ना हो गया। इसके जाने के बाद वो उठा और सुस्त कदमों से होटल की जानब बढ़ गया। अभी इसे रियान की गैर मौजूदगी की वजाहतें ना सिर्फ लोगों बल्कि माँ बाप के सामने भी पेश करना थी। इसका आखिरी मोहरा भी मात खा चुका था। वह शिकस्त के बाद थकी हारी रोती हुई अपने घर दाखिल हुई थी। अपने बेडरूम की कुंडी चढ़ाकर इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे 12 साल पहले इसने फ़ोन पर जलील होने के बाद किया था। इस वक्त जो ठोकर लगी थी इस पर इसने खुद को संभाल लिया था, क्योंकि इसके पास ज़िंदगी पड़ी थी इससे इंतकाम लेने को। मगर आज वो क्या करे?
के इंतकाम के मंसूबे पर की गई 12 साल की मेहनत अकारत गई थी। वैसा नहीं हुआ था जैसे इसने सोचा था, जैसा इसने चाहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे अच्छी चाल चलने वाला है। और वाकई चालें चलते चलते वो जो खुद को अल्लाह पर ईमान रखने वाली कहती थी, ये भूल गई थी कि वो भी तो है जो अपनी चालें चलता है। वो इंसान को कोशिश करता तो देखता है, मगर ज़रूरी नहीं कि वो इसे कामयाब भी करे। 12 साल पहले इसने कोशिश की, 12 साल बाद इसे मालूम हुआ कि वो जिसने इसे बहुत पहले ठुकरा दिया था आज भी ठुकरा चुका है। बल्कि आज तो इसने किसी और के लिए इसे ठुकरा दिया, रद्द कर दिया। अल्लाह की ताकत पर यकीन अलमास को था, इमल को नहीं। अलमास अल्लाह पर भरोसा करके अपनी बका के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने घर से निकली थी, जबकि इमल ने रानिया का घर अपनी बका की बजाय एक और इंसान को तबाह करने के लिए छोड़ा था। अलमास एक जाहल, अजट, गंवार और ख्वाबों में दुनिया में रहने वाली लड़की थी। इमल मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता थी। इसने अलमास के ख्वाबों को हकीकत का रूप दिया, मगर इस बुलंदी पर वो अलमास के ख्वाबों के बाइस नहीं, इंतकाम की आग में जलती हुई पहुंची थी। ताकतवर दुश्मन को मात देने के लिए इसने ताकतवर दोस्त बनाने शुरू कर दिए, मगर वो ये भूल गए कि सबसे ज़्यादा ताकतवर तो अल्लाह है। इसने अपने इंतकाम की तकमील के लिए अल्लाह से ज़्यादा अपनी अकल और जहानत पर भरोसा किया। एक खुद पसंद शख्स इसे फ़ोन पर बातें सुनाई थी। ये कोई इतनी बड़ी वजह तो ना थी वो इस पर इस तरह से रिएक्ट करती, इस तरह इस शख्स को पताल में गिराने की कोशिश करती। इंतकाम जिससे लिया जाए इसकी ज़िंदगी तबाह होती है, मगर इंतकाम लेने वाला खुद अपनी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। इसकी कैफियत इस सहरा के मुसाफिरों की सी हो रही थी जो मीलों दूर की मुसाफिर तय करके भी दश्त के वस्त में खड़ा था। 12 साल से नफ़रत के अलाव में दहकती अमल इसका तो बाल भी बीका न कर सकी। नफ़रत? क्या वो इससे नफ़रत करती थी? अलमास तो इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, फिर इमल क्यों नहीं करती थी? मैं कौन हूँ, इमल या अलमास? इसका जहन दो हिस्सों में बंटने लगा। इमल ने इंतकाम की खातर अलमास की मोहब्बत का गला घोंटना चाहा, मगर मोहब्बत मर न सकती थी। अलमास की मोहब्बत भी नहीं मरी थी। इमल को लगा वो आज भी रियान से इतनी ही मोहब्बत करती है जितनी पहले करती थी। इसे याद आया 12 साल पहले जब वो इस तरह हारी थी तो इसने अपने अंदर के अलमास को ख़त्म कर दिया था, तोड़ कर रख दिया था, मगर आज इसके पास तोड़ने को और बहुत कुछ था। कुछ सोचकर वह उठी और ड्रेसिंग टेबल की जानब बढ़ी। ड्रेसिंग टेबल पर रखी तमाम चीज़ों को अपने अताब का निशाना बनाने के बाद वह अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गई। वो तमाम चीज़ें जिनकी कभी अलमास ने ख्वाहिश की थी, इसको वो तबाह कर रही थी। इन तमाम मादी अशिया को मलिया मेट कर रही थी जिनसे इसने खुद को निखारने की कोशिश की थी, मगर आज इसे पता चला था कि हुस्न की कोई अहमियत नहीं होती, ये सब तकदीर के खेल होते हैं। वो निडाल सी होकर बिस्तर पर गिर गई। इसका दिल चाह रहा था वह इन सब चीज़ों को आग लगा दे। इसने जितना कमाया था वह इन्हीं चीज़ों पर खर्च किया था। ये इसकी मताए अजीज़ थी। इसने अपना जायज़ा लिया, अपने जिस्म पर जेवर नाम की कोई शय ढूंढना शुरू की, मगर सिवाय इस अंगूठी के वो कुछ भी पहन कर ना गई थी। अपनी थकावट से चूर बिस्तर पर इसी तरह गिरे इसने रोना शुरू कर दिया। मेरे रब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रियान हैदर चाहिए, मुझे रियान हैदर दे दो, मुझे सिर्फ वही चाहिए। इसे याद आया 12 साल पहले इसने रियान के लिए बद्दुआएं की थी। इसके बहते आंसुओं में और तेज़ी आ गई।